जो बोलते हैं साहब मुझे तो लड़की से प्यार हो गया, अब बताएं। छोटी छोटी बातों में तंत्र का सहारा लेने लगते हैं, तो उनके लिए वो कहते हैं कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आप करोड़पति बन सकते हो, आप ये हो सकते हो, आप वो हो सकते हो। तो फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसको होना चाहिए? तांत्रिक को। तो वो क्यों नहीं? ज़्यादा दारू पीने वाला आदमी है, उसको सिर्फ एक दारू का क्वार्टर देके आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो। बिल्कुल। ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल। चौराहे पे बिल्कुल सेंटर से होके नहीं निकल। साइट पर आपका आत्माओं से सामना हुआ है? क्या लव मैरिज भी वास्तु के कारण होता है और डिवोर्स भी? क्या घर रोड लेवल से नीचे होता है तो क्या उसमें नुकसान होता है? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि घर यदि रोड लेवल से नीचे होता है तो क्या नुकसान होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। बिल्कुल। तो यदि आप ग्रहों को ठीक करते हैं तो वास्तु भी अपने आप धीमे धीमे ठीक होता है। यदि आप वास्तु को ठीक करते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह आपको शुभ फल देने लगते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात से पूर्णतः सहमत बिल्कुल। हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके सवाल की। जब आपका घर रोड लेवल के बराबर था या उससे ऊंचा था तो आपको उस घर में बेनिफिट्स हो रहे थे, आपकी लाइफ स्मूथ चल रही थी। अप डाउन्स तो देखिए हर किसी की जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन आपका सब कुछ हो रहा था काम। जैसे ही रोड्स बनी, गवर्नमेंट ने रोड बनाई, रोड ऊंची हो गई, किसी भी कारण से आपका घर नीचे गड्ढे में चला गया, तो क्या होता है, आदमी समय के साथ धीमे धीमे गड्ढे में ही जाता है। बिल्कुल। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि आपके राहु और केतु दोनों बिगड़े हैं। अच्छा। जैसे ही घर रोड से नीचे आएगा आपकी कुंडली के राहु केतु अपना नेगेटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो इसके उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है कि आप घर को रोड लेवल से ऊपर कर लें। अच्छा। ये सबसे आसान उपाय है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि आदमी कहता है सर अब वो रोड तो हमारे यहाँ से 3 फुट उठ गई, हम 3 फुट घर उठाएंगे तो हमारी छत टकरा जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? सिचुएशन में मेरा लोगों को सजेशन यही है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर ना रह के फर्स्ट फ्लोर पर रहें। अच्छा। और ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बना लें। देखिए, आपने देखा होगा ज्यादातर बेसमेंट्स में जो दुकानें हैं वो चल नहीं पाती। वही मेरा क्वेश्चन था कि बेसमेंट में सुना जाता है ना पार्किंग बनानी चाहिए ना उसमें रहना चाहिए। नहीं, ऐसा बेसमेंट में पार्किंग बन सकती है। मैं वही बोला, पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस, आपकी दुकानें नहीं चलेंगी। गोडाउन्स बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके भी डायरेक्शंस होते हैं। ईशान्य में गोडाउन नहीं बन सकता, नॉर्थ ईस्ट में आप गोडाउन बना दें, आप बोले कि आपने तो बोला था गोडाउन बना सकते हैं। प्रॉपर दिशा में यदि गोडाउन बना सकते हैं बेसमेंट्स में, हर दिशा में नहीं बना सकते। अच्छा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, देखो पहाड़ों पे जब कभी आप गए हो कभी, तो आपने देखा होगा पहाड़ों की रोड घुमावदार होती है। बिल्कुल। घर का एक दरवाजा नीचे वाली रोड पे होता है, तब दूसरा दरवाजा छत की रोड पे आ जाता है। रोड पर आएगा, बिल्कुल राइट। पहाड़ों पे ऐसा पाया जाता है। तो क्या वहां पे वास्तु के इफेक्ट्स नहीं आएंगे? फिर आप बोलेंगे कि सब वो तो रोड लेवल के नीचे हो गया, ऊपर नहीं। ऐसा नहीं है। कुछ बार वो ऊपर छत पे पार्किंग करते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं। कुछ बार नीचे से आते हैं। बिल्कुल। तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन वास्तु पे जो लागू होते हैं उससे बेनिफिट। साइट पर आपका आत्माओं से सामना हुआ है? देखिए, चूंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ और मैं पहले तो आत्मा वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, पर हाँ, जब से मैंने वास्तु को डेप्थ में सीखा है तब से मुझे नेगेटिव एनर्जी का एनकाउंटर बिल्कुल हुआ है। अब आप उसको आत्मा का नाम देंगे, मैं उसको नेगेटिव एनर्जीज बोलूँगा। अच्छा। कई बार इसको हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। कई शहरों में आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंगें मेन रोड पे बनी होने के बाद भी वो खाली डली रहती हैं, वो चल नहीं पाती। उसमें जब भी जो आदमी जाता है उसके घर में सिर्फ डेथ होती है, वो हमेशा परेशान होता है, डेड होती है, परेशान होता है, राइट। ऐसी ही एक साइट में मैं फंस भी चुका हूँ। मैं खुद भी फंस चुका हूँ। मैंने जब ये चीज़ नहीं मानता था तो मैंने एज ए सिविल इंजीनियर उस साइट्स पे गया, रिनोवेशन करने लगा, लेकिन मैं आत्मा के इतना तगड़ा एनकाउंटर हुआ कि उसमें मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए। आप थोड़ा सा शेयर कीजिए किस तरीके से? देखिए, क्या है, आत्माओं का खेल कैसा है। यदि कोई किसी ने उस घर में सुसाइड किया है, मान लीजिए आपने रीसेल की बिल्डिंग खरीदी,
किसी ने उसमें सुसाइड किया, वो अतृप्त आत्मा है क्योंकि उसने सुसाइड किया, डिप्रेशन में। अब वो उसका मन वहीं पे अटका हुआ, वो तृप्त नहीं हुई, ना लोगों ने उसको प्रॉपर मोक्ष किया, उसके घर वालों ने, जो भी है। तो वैसी जो चीजें हैं वो आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस घर में जो भी आएगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो वो उसको परेशान करते हैं कि भाई ये घर खाली करो या मेरा वास है। देखिए, वो जैसे एक आपका घर है, आप एकदम शुद्ध करके रहना चाहते हैं, वैसे ही वो घर उस आत्मा का हो गया। सही बात वो है। अपने घर में किसी दूसरे को कैसे एंटरटेन करेगी? बिल्कुल सही बात है, नहीं आने देगी वो। ये हो गई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या आत्माओं की बात। अब कई बार क्या होता है, साइट्स में हमको हड्डियां मिलती हैं। हड्डियां कैसे? जैसे कोई जानवर मर गया, वो वहां पर सड़ गया, गल गया, आपने उस टाइम, वो खेत या जंगल हुआ करता था, अब आपने वो खरीद लिया, उसमें प्लॉटिंग कट गई, प्लॉट बिल्डर ने काट के आपको बेच दिया, बिल्कुल, या आपने कोई खेत खरीद लिया, और जब से वो खरीदा तब से आप परेशान हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस जमीन में क्या था। सही बात है। इसीलिए वास्तु में बहुत सारे नियम दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको कोई भी जमीन लेने के पहले उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। हम लोग क्या करते हैं, प्रथम स्टिका, पहली ईंट का पूजन तो करते हैं, वास्तु पूजन भी करते हैं, लेकिन हम जमीन को शुद्ध नहीं करते। अच्छा, तो सबसे पहला काम जमीन लेने पर हमें कोई करना चाहिए तो वो होता है जमीन को हमको शुद्ध करना चाहिए, या फिर हमको उसको, जमीन को रोड लेवल से ऊंचा भी करना चाहिए। ठीक है। वैसे आत्मा अपन इंसानों की होती है, तो क्या जानवरों की भी आत्माएं होती हैं और ये परेशान कर सकती है क्या? आत्माएं तो सबकी होती हैं, इंसान हो या जानवर, लेकिन जानवरों की आत्माएं परेशान नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जानवर योनि में, मनुष्य योनि में नहीं। अच्छा, ठीक। सबसे खतरनाक आत्मा होती हैं उन लोगों की जो, जिनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु मतलब एक्सीडेंट्स में डेथ हुई हो, सुसाइड्स में हुई हो, मतलब उनको जाना नहीं था लेकिन अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो तो आपने कई बार सुना होगा, लोग ऊपर पहाड़ों पर मंदिर जा रहे हैं, वहां से कोई बस गिर गई, बस गिर गई। हाँ। वो अंतरिक्त आत्माएं होंगी। रोड एक्सीडेंट में लोग अच्छे खासे जा रहे, पीछे से गाड़ी ने ठोक दिया, चले गए, तो अंतरिक्त आत्माएं होंगी ऐसी। आपको कई जगहों पे ऐसे चौराहे पे लोग ये मिल जाएंगे कि इस चौराहे पर भैया एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा कहते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा कई चौराहे पे। तो उससे क्या होता है, उसी चौराहे पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं? देखिए, जब कभी आप पार्टी मनाते हैं ना, तो आपका कोई दोस्त वहां से निकल रहा होता है, तो आप उसको बोलते हैं, अरे आ जाए यार, अपन भी पार्टी मना लेते। बिल्कुल ऐसे ही इन आत्माओं का है, तो एक साथ इकट्ठी हो जाती तो वो उस चौराहे पे दो चार एक्सीडेंट हुआ, दो चार इकट्ठे हो गए, तो उनका वो ग्रुप बन गया। तो फिर जब वहां पे कोई निकलता, उन्होंने कहा इनको भी बुला लो भाई, ये भी तो अपने वाले हैं, तो इसलिए वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो आप चौराहे की बात चली है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है। जैसे चौराहे पे बहुत लोग कहते हैं कि रात को नहीं निकलना चाहिए, 8 बजे 9 बजे के बाद 10 बजे करीब अकेले नहीं निकलना चाहिए, इस पे आपका क्या मत है? वो 8 9 10 बजे की बात नहीं है, वो बात होती है मिडनाइट की और सुनसान की। बिल्कुल, सुनसान और मिडनाइट की। रात को 12:30 के बाद से सुबह 3:30 बजे के बीच में चौराहे पे बिल्कुल सेंटर से होके नहीं निकलो, थोड़ा सा दूर से होके साइड किनारे। इसका कारण ये बोलते हैं कि जो लोग थोड़ा तंत्र वगैरह जानते हैं, जो लोग अपना उतारा करते हैं, उसारा करते हैं, वो सब चीजें जाके उनको कहा जाता है कि आप चौराहे पे रख दो। बिल्कुल। तो आपने हमेशा देखा होगा कि होली और दिवाली के बाद जो पूर्णिमा अमावस्या आती है, उस पे ये सब चीजें बहुत आपको चौराहे पे मिलती हैं। कहीं दिए मिलेंगे, कहीं कद्दू मिलेंगे, या इस टाइप की कई सारी चीजें आपको मिलती हैं। ये सब क्या है? ये सब एक किस्म की उसारा है जो नेगेटिव एनर्जीज को न लाके चौराहे पे छोड़ दो। इसलिए आदमी को कहा जाता है कि आप चौराहे से थोड़ा सा दूर से निकलिए, सेंटर से नहीं निकलिए। लेकिन अब देखिए, ये तो सब दुनिया है, तो किसी का ये तो सब चलता ही है। आप अपने आप को सेफ कैसे करें, सवाल ये आता है। सेफ कैसे करें? सही है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है। यदि आप गलती से किसी चौराहे से निकल गए या कुछ भी हो गया, फिर आपको लगे, आपके मन में अगर ये भाव आ गया कि अब मुझे कहीं वो चीज में पकड़ तो नहीं गई, तो ये भाव इटसेल्फ आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। बिल्कुल, आजकल बहुत ये चलन में भी आदमी सोच लेता है कि हम यहाँ से निकल रहे, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये भाव इटसेल्फ बहुत नुकसानदायक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब कभी ऐसी गलती हो जाए,
आप अपने घर में जाएं, घर के बाहर दरवाजे के आसपास ही या घर के अंदर, बिल्कुल पूरे घर के अंदर ना जाएं, पहले अपने हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें, अपने ऊपर से जल छिड़कें, फिर घर के अंदर प्रवेश करें, कुछ खाएं पिएं। देखिए, जब कभी भी हम शमशान में जाते हैं किसी की अंत्येष्टि में, तो जब वहाँ से लौटते हैं तो घर के बाहर पहले हाथ पैर धोते, नहाते हैं, तभी आदमी घर में घुसता है। बिल्कुल, यही नियम हमें अप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल केसेस में भी। और फिर यदि किसी को और ज़्यादा लगे कि नहीं, जब से वहाँ से आया तब से बहुत बुरा हो रहा है, तो उसमें सिंपली एक राई लेना है और नमक लेना है, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच नमक, उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार के कहीं घर के बाहर दूर फेंक दें। ठीक, बस इतना सा कीजिए और आप देखेंगे आपको इस वाले चीज़ों पे कोई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्लैट में यदि कट है तो क्या करना चाहिए? देखिए, फ्लैट में कट जो है ये हमेशा होता ही होता है। कारण इसका मैं बताऊं कि एक टेक्निकल रीज़न, बिल्डर्स को क्या करते हैं, वो आर्किटेक्चर को डिज़ाइन बनवाते हैं और आर्किटेक्चर एलिवेशन देने के लिए और एयर प्रेशर सही करने के लिए, रोशनी के लिए बिल्डिंग में जगह जगह पे कट दे देते हैं, तो कि एलिवेशन अच्छा आ जाएगा, लुक अच्छा आएगा बिल्डिंग का। क्योंकि वास्तु में सिर्फ 2 किस्म के घरों की परमिशन है, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर। वास्तु में ना ट्रायंगल चलता है, ना सर्कल्स चलता है, ना कोई कट्स चलता है, ये कुछ वास्तु में परमिशन ही नहीं। अच्छा, तो आर्किटेक्ट्स को स्क्वायर, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में बड़ी दिक्कत आती है डिजाइन करने में, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के एलिवेशन इनोवेशन वो नहीं दे पाते एलिवेशन। अच्छा। उनको स्लांट एंगल पे एलिवेशन देना है, अब हम तो वास्तु में परमिशन देंगे नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कट्स दे देते हैं। अब आपकी जो दिशा कट गई उसके सिम्टम्स आपको मिलेंगे, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए किसी घर की नॉर्थ ईस्ट कट गई, ईशान्य दोष हो गया। अब ईशान्य दोष वास्तु के महादोषों में से एक है। आपको सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे और फाइनेंशियली आप डाउन होते जाएंगे यदि घर में ईशान्य दोष है तो। अच्छा। आपकी लाइफ में फुल ऑफ स्ट्रगल हो जाएगा। लाइफ में आप 200% मेहनत करेंगे तो भी 100% रिजल्ट नहीं आएगा, ये हालत हो जाएगी। तो आदमी को हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें आएंगी। यदि यही कट अग्नि कट हो गया, साउथ ईस्ट में कट गया, तो फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, डिवोर्स के संभावना बढ़ जाएंगी। यही अगर नॉर्थ वेस्ट हो गया तो रिश्तेदारों से तकलीफ आ जाएगी, आपके चोरी का भय बढ़ जाएगा। अब यही अगर साउथ वेस्ट हो गया तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, आदमी बार बार बिजनेस और जॉब के बीच में सफल करता रहेगा, कभी सोचेगा कि मैं बिजनेस करूं, कभी सोचेगा जॉब करूं, तो उसका मन जो है वो स्टेबल नहीं है। इस तरह के दोष आ जाते हैं। वास्तु में ईशान कोण का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सूरज पूरब से निकलता है जी, और पश्चिम में डूबता है। बिल्कुल। लेकिन जब पूरब से पश्चिम की ओर जो जाता है तो दक्षिण की तरफ झुका हुआ ज्यादा रहता है। बिल्कुल। जिसकी वजह से साउथ जोन जो है वो गर्म ज्यादा होती है। ठीक है। नॉर्थ जोन साउथ के कंपैरेटिवली काफी ठंडी होती है। और हमारे इंडिया की ज्योग्राफी यदि आप देखें तो हिमालय हमारे उत्तर में और ईशान्य में, तो हमारी ठंडी हवाएं उत्तर से आती हैं, तो हम उत्तर दिशा को ठंडा मानते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब बात की आपने ईशान्य की, जैसा कि आपको दूसरा भी एक पढ़ा है आपने सिम्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ चलती है। नॉर्थ साउथ चलती है। ठीक है। तो क्या हुआ, एक तो पहले ही साउथ नॉर्थ से ठंडी हवाएं आ रही, नॉर्थ हल्का है, ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ साउथ जा रही, जिसकी वजह से ईशान्य दिशा सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे ज्यादा हल्की हो गई। तो उसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि उसके डायगोनल अपोजिट में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो सबसे ज्यादा हीट हो गई उसमें, क्योंकि जब सूरज पश्चिम में डूबेगा तो दक्षिण में झुका हुआ आएगा, तो नैऋत्य कोना साउथ वेस्ट कॉर्नर में सबसे अधिक गर्मी होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि नैऋत्य में जब भी आप गड्ढा खोदेंगे आप अपने लिए परेशानी मोल लेंगे। मतलब नैऋत्य में आपने कुआं बना दिया या बोरिंग कर दी तो आपको खुद के घर में परेशानी आएगी। उसके डायगोनल अपोजिट दिशा नॉर्थ ईस्ट, तो यदि नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव है और नैऋत्य में दोष है तो आप कुछ हद तक
कुछ परसेंट तक बैलेंस हो सकता है, 100% बैलेंस कभी नहीं होता। नैऋत्य देखिए वास्तु में डायगोनल दिशाएं इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मेन डायरेक्शन, क्योंकि डायगोनल दिशा में 2 दिशा का प्रभाव आ जाता है। मान लीजिए ईशान हम बोलते हैं तो ईशान में ईस्ट का भी प्रभाव है और नॉर्थ का भी प्रभाव है, तो 2 दिशाओं का प्रभाव आ गया। ऐसे ही अग्नि में साउथ और ईस्ट 2 का प्रभाव आ गया, तो इसलिए उप दिशाएं जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वास्तु में उप दिशाओं के सिम्टम्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अभी तक हमने बात की ईशान्य दिशा की साइंस क्या होती है उसकी। देखिए क्योंकि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ और PhD भी की हुई है, तो मैं तो हर चीज़ के पीछे की लॉजिक और साइंसेस को जानना पसंद करता हूँ, लेकिन आजकल लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल नहीं। लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ईशान्य दिशा यदि ऐसी हो तो हमको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए ईशान्य दिशा यदि आपकी घर की शुभ होगी, वहाँ आपका मंदिर बना होगा या साफ सुथरी होगी, तो आपके घर में एक तो बीमारियां नहीं होंगी, दूसरा सब लोगों का मानसिक संतुलन सही होगा, बच्चों का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, आप एक घर से 4 घर बनाने में सक्षम रहेंगे। तो ईशान्य दिशा इतने सारे बेनिफिट्स आपको देती है, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब आपको ईशान्य दिशा देती है। तो यदि एक दिशा को ठीक करने से हम बाकी सब दिशाओं को हावी हो सकते हैं, तो हम उसको क्यों ना ठीक करें। और एक ये नैऋत्य दिशा होती है, इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा बताइए। नैऋत्य दिशा में यदि गड्ढा किया तो आदमी की लाइफ में उथल पुथल मच जाती है। ऐसा क्यों? नैऋत्य में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कमांड दी जाती है राहु देव को, तो आप अपनी कुंडली के राहु को खराब कर देते हैं यदि आपने नैऋत्य में गड्ढा किया। तो राहु जैसा कि सब आप जानते हैं राक्षस प्रवृत्ति का है, तो सारे काम आप राहु वाले करने लगेंगे। व्यसन, व्याधियां, व्यभिचार, मतलब आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या गुटखे, तंबाकू की आदत पड़ जाएगी। आप व्याधियां, जुए, शराब, मतलब जुआ भी खेलने लगेंगे, और व्यभिचार मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी हो जाएंगे आपको। तो यदि आपने राहु में को छेड़ा, साउथ वेस्ट को छेड़ा, तो ये सारे सिम्टम आपकी जिंदगी में हावी हो जाएंगे। और जब ये सारे सिम्टम आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका ना नौकरी में मन लगेगा, ना बिजनेस में स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम तो आनी आनी। बिल्कुल। तो इसीलिए नैऋत्य दिशा को बहुत सोच समझ के छेड़ना। क्या न्यू बॉर्न बेबी पर भी वास्तु काम करता है? न्यू बॉर्न बेबी, वो तो बच्चा अभी जन्म लेके आया, अभी तो उसने सांसें लेना शुरू की, उस पर वास्तु का इफेक्ट होगा जैसे जैसे वो ग्रो करेगा। लेकिन वास्तु का इफेक्ट उसके जन्म के समय यदि वो अच्छी वास्तु में रहता है तो उसके कुंडली और ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी पे वास्तु 100% इफेक्ट करता है। अच्छा, मतलब जैसा कि अभी आपने पूछा कि यदि मान लीजिए कि हम कोई कट है बिल्डिंग में, उस घर में रह रहे हैं, उस घर में किसी न्यू बॉर्न का जन्म होगा तो उसकी कुंडली में उसी डायरेक्शन में दोष आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप नए बच्चे की कुंडली बनवाते हैं किसी पंडित से, तो वो आपको कुंडली बना के बता देगा कि इसको इसके डायरेक्शन में दोष है, वही आप अपने घर के दोष से मैच कर सकते हैं। अच्छा, तो न्यू बॉर्न बेबी की जिंदगी में उनके माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है, उनको पैदा करने का भी, और जिस वास्तु में वो होगा उस पे भी, उसका भी। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर बच्चे तो हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन माँ जिस घर में 9 महीने रहती है और लास्ट के 3 महीने स्पेशली वो जहाँ पे रहती है, उस घर के वास्तु दोष उस बच्चे की कुंडली में आते ही आते हैं, कंपल्सरी। मतलब क्या होता है कि पूरे 9 महीने जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह रहे, लेकिन वो पहले कभी भी है, लेकिन लास्ट के 3 महीने जहाँ पे हैं उस जगह के दोष उस बच्चे की कुंडली पे आएंगे। क्या लव मैरिज भी वास्तु के कारण होता है और डिवोर्स भी? ये बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का सवाल है। मेरे पास कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर मुझे तो लड़की से प्यार हो गया, अब बताएं मेरा क्या होगा। देखिए प्यार, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वही आपकी भविष्य में पत्नी होने वाली है। बिल्कुल। तो ये लव मैरिजेस हो गए। तो ऐसे घर में जहाँ पे वायव्य दिशा में पानी है, नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक है, अच्छा, वहाँ लव मैरिज कंपलसरी होगी ही होगी। ये मेरा बहुत आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल है, एक नहीं कई घरों का प्रैक्टिकल है। अभी लेटेस्ट में हमारे एक रिलेटिव के यहाँ शादी, उनके घर में भी नॉर्थ वेस्ट में पानी, उनके यहाँ भी लव मैरिज हुई। तो नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे पानी है वहाँ पे लव मैरिजेस होना अनिवार्य है।
लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक। इसके विपरीत यदि वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया या वहाँ पे कुआं वगैरह बन गया नॉर्थ वेस्ट वायु की दिशा में पानी आ गया, तो वहाँ पे घरों में शादी बड़ी देर से होती है, शादियाँ जल्दी नहीं होती। अच्छा। अब इसका कारण आप ये समझ लो कि भाई उनका अफेयर चल रहा था, अब वो लड़की की शादी हो गई, लड़का सक्षम नहीं था, लड़का फिर वहाँ रह गया, पर 30-32 साल 40 साल तक लड़का शादी नहीं कर रहा या लड़की नहीं करी, तो ऐसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। ये भी मेरा आजमाया हुआ है कई क्लाइंट के साथ, कई दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है। जिनके घर में वायब में नीचे में पानी होगा अंडरग्राउंड, वहाँ पे शादियाँ देर से होंगी। जिनके घर में ओवरहेड होगा वहाँ पे शादियाँ लव मैरिजेस होंगी। अब आया आपका दूसरा सवाल जो आपने बोला, क्या डिवोर्स भी इस पे इफेक्ट करता है? बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल करता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य जो कि स्टेबिलिटी दिखाता है। अब जिनके घरों में एंट्रेंस साउथ वेस्ट से, मेन एंट्रेंस नैऋत्य से है, वहाँ पे डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। नैऋत्य जहाँ पे जिनकी घर की एंट्रेंस नैऋत्य से है, वहाँ डिवोर्स के कारण बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने बात की नैऋत्य को हैवी होना चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए, वहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए। अब जब आपने वहाँ एंट्रेंस ही बना दी तो आपने एयर के फ्लो को खोल दिया, राहु को मुक्त कर दिया, हवा के साथ में एनर्जी इसको फ्री कर दिया, तो वहाँ से लाइफ के और भी नुकसान होंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्री हो गई एयर से घूमने के लिए, तो आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। मानसिक जब स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फाइनेंशियल स्थिति भी खराब होगी और फिजिकल स्थिति भी खराब होगी। ऐसे घर में लोग तंत्र मंत्र में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अच्छा। जिनके घर में नैऋत्य में मेन एंट्रेंस हो जाए, वैसे घर के लोग तंत्र में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो मतलब ऐसे डिसीजन लेते हैं कई बार जो लॉजिकल होते ही नहीं। अच्छा। वो पता चले किसी के जलनवश अपने घर वालों पे ही तंत्र कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। उनके जो वो करते हैं उसके पीछे का लॉजिक आप ढूंढने जाएंगे तो आपको लॉजिक ही नहीं मिलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आदमी अपने घर वालों पे कैसे कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो करते हैं, करवाते हैं। और आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा पैसा लेके कुछ भी कर देते हैं। देखिए क्या है, किसी का बुरा करना इट्स टाइम मिनट का काम, मतलब किसी को आपको चाकू मार दो आप, 2 मिनट का काम है, बिल्कुल खत्म हो गया, आदमी का घायल हो गया वो। लेकिन उस चाकू का निशान भरने में, उसके टाके कटने में, उसको ठीक होने महीनों लग जाते, सालों लग जाते। तो किसी का नुकसान पहुंचाना इट्स अ मिनट का काम है, लेकिन उसको ठीक करना ये बहुत मेहनत और बहुत लंबा काम है। तो मैं तो लोगों को कहूँगा भैया आप जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें और ये कोशिश करें कि नैऋत्य एंट्रेंस को आप अवॉइड करें। जिनके घर में नैऋत्य एंट्रेंस है वो सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। कोई अपने भाई बहनों से परेशान है, कोई अपने घर पे अपनी बीवी से ही परेशान है, कोई आपसी मतलब मतभेद ही चल रहे हैं, वो ही सॉल्व नहीं हो रहे। तो उसका मेन कारण है साउथ वेस्ट। अब जब आपने फेक बाबाओं की बात करी दी है तो मैं उसके लिए जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल लोग क्या कहते हैं उनका दिमाग नहीं चल रहा, घर में पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस ठप जा रहा है, नौकरी नहीं लग रही, तो छोटी छोटी बातों में तंत्र का सहारा लेने लगते हैं। तो उनके लिए कोई, देखिए तंत्र जब बना था तो ये इसीलिए बना था कि हमें लोगों का भला करना है। देखिए कोई भी इन्वेंशन जब होता है किसी भी चीज़ का तो वो आदमी को लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, तभी उस चीज़ का उसने आविष्कार किया। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस शास्त्र का जो लिखा, इसका इन्वेंशन किया, तो इसका पीछे कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ दिक्कतें आई होंगी, कुछ उन्होंने उस पर रिसर्च की होगी, तभी ये सब चीज़ें सामने हैं। मैं अपना मानना ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये सब क्या विद्याएं, ऑकल्ट साइंस की विद्याएं जो हैं ये आदमी को अच्छा करने के लिए है, उसका भविष्य ठीक है उसके लिए बनी। उनमें से एक तंत्र भी है, ये भी इसीलिए बना जैसे कि आपने अभी आत्मा की बात की थी कुछ देर पहले। अभी अतृप्त आत्माएं हैं, इनको तृप्त करने के लिए हमें कोई दूसरा तो मिल नहीं है, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो सो कॉल्ड तांत्रिक होते हैं इनके पास इतनी शक्ति होती है कि ये उन विद्याओं से उसको तृप्त करवा सके, उस आत्मा को तृप्ति दे सके, हवन पूजन करके उस आत्मा को तृप्त कर सके, उसको मोक्ष प्रदान कर सके।
लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़े से पैसे के लिए तांत्रिक जो है किसी का भी बुरा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियों को कम उसमें वो तैयार हो जाती हैं कि हाँ भाई इसका नुकसान कर दो। मतलब लाइक ज्यादा दारू पीने वाला आदमी है, उसको सिर्फ एक दारू का क्वार्टर देके आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो, ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल। मतलब अगर कोई लेबर क्लास है, उसको आप 500 रुपये दिन के लेबर के दो, काम नहीं करेगा आपका, लेकिन आप उसको एक क्वार्टर दे दो कि भैया ये क्वार्टर मिलेगा तो अपना काम खत्म करके जब चाहे तब चला जा, वो उस एक क्वार्टर के लिए उस लेबर से ज्यादा काम करेगा पूरे दिन में। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? यही बात होती है इन तंत्र की। तंत्र में बुरी चीजों को लिए हमें छोटा सा कुछ दो, आपका हो जाएगा, लेकिन अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है। तो आप जो बोले किसी को कंट्रोल करना, किसी का नुकसान पहुंचाना, ये तो इट्स बस उन्होंने कुछ चीज का दिया लालच किया, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमेशा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि कर्म तो आपके हैं। बिल्कुल। और कर्मों का हिसाब तो ऊपर वाला देगा ही देगा। बिल्कुल। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा उसका हिसाब होगा। बिल्कुल। आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छा हिसाब होगा, आप इस तरह के काम करेंगे इसका बुरा हिसाब होगा। आप पे नहीं होगा तो आपकी संतान पे होगा, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी पे होगा, नेक्स्ट जनरेशन पे होगा। तो कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट तो मिलते ही। समझिए इस बात को कि जो तंत्र के जानकार तांत्रिक हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आप करोड़पति बन सकते हो, आप ये हो सकते हो, आप वो हो सकते हो। तो फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसको होना चाहिए? तांत्रिक को। तो वो क्यों नहीं? सही भाई, जब उनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो वो खुद भी तो अमीर हो सकते हैं। पर इन विद्याओं का यही तो ड्रॉबैक है, इन विद्याओं का इस्तेमाल हम खुद के लिए बहुत ऐसा नहीं कर सकते। दूसरों के लिए कर सकते। ऑकल्ट साइंस दूसरों के भले के लिए। अगर आपने बुरा किया तो आपका बुरा होना निश्चित है। तो इसलिए दूसरों के भले के लिए इस विद्याओं का इस्तेमाल करें। मैं वास्तु कर रहा हूँ तो मैं लोगों के अच्छे के लिए कर रहा हूँ, उनका भला करने के लिए कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं साहब आप वास्तु की फीस ज्यादा लेते हो, ये होता है। भाई हम आपका भला करने के लिए कर रहे हैं। अभी अभी मैंने बोला भला करने के लिए मेहनत और फीस दोनों ज्यादा ही लगेगी, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उस चीज में खर्चे होते हैं। बुरा करना तो इट्स स्मॉल जॉब, किसी को भी बुरा करोगे। जब दुकान में ग्राहक ना आए तो क्या करें? ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। तो ऐसे में हम क्या करें? वास्तु में हम किसी भी एक चीज को लेकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, वास्तु में चारों दिशाएं शुभ हैं, कोई भी दिशा अशुभ नहीं मानी गई। ऑल 4 डायरेक्शन आर ऑस्पिशियस इन एज पर वास्तुशास्त्र। अब आपकी दुकान मान लीजिए दक्षिण मुखी और आप उसमें व्यापार कर रहे हैं फल बेचने का, तो वो नहीं चलेगा। अच्छा। दक्षिण मुखी दुकान है तो आप मेटल बेचने का व्यापार कीजिए, आप ज्वेलरी शॉप खोलिए, आप लोहा बेचिए, आप सीमेंट मतलब मेटल से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचिए या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचिए, वो बिकेंगे। अच्छा। तो ऐसी तरह हर दिशा का एक पर्टिकुलर व्यवसाय है कि उस दिशा में ये व्यवसाय बहुत अधिक चल देगा। देखो पहले जमाने में एक ट्रेंड होता था कि अगर मान लीजिए एक कपड़े की दुकान है तो बड़े बुजुर्ग कहते थे यहाँ पे कपड़े की दुकान मत खोलो, उसकी चलती है, यहाँ तुम्हारी चलेगी नहीं। अच्छा। लेकिन आजकल ये ट्रेंड उल्टा हो गया। जहाँ पे जूता मार्केट है वहाँ लाइन से 100 दुकानें जूतों की होंगी, जहाँ पे ज्वेलरी मार्केट है वहाँ पे लाइन से पूरा सराफा ही खुला होगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब जो फ्लरिश हो रहा है उसकी वो डायरेक्शन शुभ है, तो उसके बगल में आप जाओगे तो और आएगा आदमी। भाई एक बार आप बाजार में गए तो आपको यदि 100 चॉइस मिलेंगी तो आप उसी बाजार में जाना पसंद करेंगे ना। मान लीजिए कपड़ों की 100 दुकानें हैं बगल में और एक मॉल में 2 ही दुकानें हैं, तो आप कौन सी जगह जाएंगे? जहाँ 100 दुकानें हैं, जहाँ 100 ब्रांड है, वहीं जाना पसंद करोगे ना। यही कंसेप्ट, यही वास्तु है।